जी, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग और डू यू फाइंड इट स्ट्रेटेजिक कि बीएसपी उन्हीं सीटों में आकर के कंटेस्ट कर रही है जो कि फंसी हुई हैं बीजेपी के लिए, और वो भी मुसलमान कैंडिडेट्स के साथ? देखिए, बिल्कुल, और अखिलेश यादव इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानते थे कि मायावती मुस्लिम कैंडिडेट उतारेगी, और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी जो मुस्लिम और यादव एमवाय समीकरण पर टिकी हुई थी, अखिलेश यादव ने उसके आगे बढ़कर पीडीए बनाने की कोशिश की थी कि ये समाजवादी पार्टी पीडीए के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जानते थे कि मुस्लिम वोट उन्हें पूरा मिलेगा नहीं, इस कारण ही वह पीडीए की तरफ बढ़े कि किसी तरीके से मायावती का जो अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग है, दलित वर्ग है, उसको अपनी तरफ ट्रांसफर किया जा सके, क्योंकि अब अखिलेश यादव जानते हैं कि सिर्फ मुसलमान और सिर्फ यादव वोट बैंक के इशारे वह उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें नहीं जीत सकते, विधानसभा की राजनीति भी नहीं कर सकते प्रदेश की, उन्हें एमवाय समीकरण से बाहर निकलना होगा। और यही कारण रहा कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात करते हैं। और आप देखेंगे बिहार में लालू प्रसाद के यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि हम एमवाय की पार्टी नहीं, हम बाप की पार्टी, जिसमें वो BBB से, बहुजन ए से आदि आबादी की जिक्र करते हैं और पी से पुअर का जिक्र करते हैं। तो इन्हें मालूम है कि सिर्फ मुसलमान और सिर्फ यादव वोट बैंक से नहीं हुआ, कि यादव का बड़ा वोट बैंक अब भारतीय जनता पार्टी के पास शिफ्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से काम किया है, और अब जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव एक यादव मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दौरा किया है, यह बताता है यादव कम्युनिटी को कि सिर्फ यादव परिवार की राजनीति नहीं होती है, बाहर भी यादव लोगों को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाती है। और यह डर अखिलेश यादव को है कि अब यादव का बड़ा वोट बैंक उनसे शिफ्ट हो गया है, मुस्लिम भी शिफ्ट हो रहा है, तो अब वह पीढ़ी की कोशिश कर रहे हैं। और यह तय है कि इस चुनाव में अखिलेश यादव से यादव भी छूट रहा है, मुसलमान भी छूट रहा है, और जो पीढ़ी की बात कर रहा है वह वोट बैंक भी भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है। अखिलेश यादव के हाथ से बहुत मुश्किल है उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 की जीती हुई 5 सीटों को बचाए रखना। कमरुज़्ज़मान चौधरी, अखिलेश यादव ही नहीं, शायद INDI से पीडीए जा रहा है। Padmaja, it's very interesting to listen to Mr. Samir out here, you know. The election analysis he will be reading in such a way. No, I'm not criticizing him. That's the narrative he has been assigned to spread across the country. So speaking of narrative, you do know that Imran Masood of the Congress went to file his nomination today from Saharanpur, and he actually got irritated because the local MLA also did not accompany him. So clearly, I don't know, इसको खींच कहें, इसको गुस्सा कहें, इसको nervousness कहें, but something is wrong and it is showing. But anyway, respond. Padmaja, please have that much of courtesy to at least let me complete my statements. What I was speaking here in 2017, I suppose, if I'm not wrong, Mayawati fielded more than 100 candidates in the assembly elections, and most of them were Muslim candidates. And what happened? We all know what happened during 2017 elections. You see, Asaduddin Owaisi, who has got his stronghold, his headquarters in Telangana, Hyderabad, out of the 119 seats, he fields only 7 candidates from his party in the Telangana elections, but comes to field 100 candidates from Uttar Pradesh during the assembly elections. Now, when we say that Mayawati or Asaduddin Owaisi are the B team of the Bharatiya Janata Party, there must be some logic to it. You know something, the Muslims of Uttar Pradesh feel that they are the most marginalized society of India right now. And that's not no-brainer. You can find out on the grassroots. I believe you will be going down in search of opinion of the people very, very soon. But the basic point out here is that when you feed the Muslims with a narrative that you are going to be a second-class citizen in your own country, then your back is to the wall. It is the time when the Muslims will be coming back. Mind you, Padmaja, I'm telling you a very important thing tonight. Muslims of India have never treated themselves to be of one homogeneous community. They voted differently across different timelines. They supported different political parties. But this time, it's not going to be one party vote this time. This is going to be the most likely candidate that is going to defeat the Bharatiya Janata Party. And last time when Devband result was a surprise for all of us, we introspected what actually went wrong.
And we found out the reverse polarization that happened in Uttar Pradesh by Mulayam Singh, Mayawati and Congress coming together. The reverse polarization was of mammoth proportion in Uttar Pradesh. And this time, that polarization is not there, but the voters are more intelligent. It's not the Muslims and the Yadavs together. It's more than 50% of the voters of Uttar Pradesh who are going to be decisive in this election. And mind you, even if Jayant Chaudhary deceives his father and goes to, deceives Chaudhary Charan Singh and goes to Bharatiya Janata Party, the Jats of the Western Uttar Pradesh, I have got the reports, they are not at all happy with that decision. Okay, I'm going to leave it at that. It was only to put out the political calculation and the messaging on both sides. Obviously, both sides have got a very different reading on it. Ultimately, the people will decide. Thanks, gentlemen. Sanju Verma for joining me.